एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैंने अपना टॉपिक चेंज किया था, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, वो टॉपिक सही है? मुझे अब याद नहीं है। सर मैं रिकॉल कर देती हूँ। हम्म, पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी ऑफ कोरिलेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस एंड डायबिटीज इन डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। दोबारा से आप इसको। Population based study of correlation of occupational stress and diabetes in district Rawalpindi. ठीक है। Okay sir, thank you. ठीक। जी बच्चों, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा रिसर्च टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर ऑन द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, कहाँ पे? कॉलेज स्टूडेंट इन। सर हसन अब्दाल में मेरा एरिया है ना, तो सर उधर ही कॉलेज पास है, तो मैं उधर। कॉलेज का नाम ही लिख दो। जी सर। कॉलेज स्टूडेंट इन हसन अब्दाल कर दो। ठीक है। अच्छा। है ना सर, ठीक है सर। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है? सर ईटिंग डिसऑर्डर में सर ये होता है ना कि डिफरेंट तरह के ईटिंग डिसऑर्डर हैं। कुछ में सर लोग ज्यादा खाते हैं, कुछ में कम पे। फिर उनका ये होता है कि सर जो लोग ज्यादा खाते हैं तो उनको सर मेंटली ये इफेक्ट हो जाता है कि वो सर लोग सोचते हैं कि हमारा वेट ज्यादा हो जाएगा। फिर इसके लिए सर वो हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या इस तरह की कुछ चीजें करते हैं, फिर उनसे फिजिकल हेल्थ इनके भी लिए उनकी टर्म्स इफेक्ट होती यूज है। होती हैं ना, जो ओवर ईटिंग करते हैं या अंडर ईटिंग करते हैं। जी सर। कौन कौन सी टर्म्स हैं? सर ये तो अभी नहीं। हैं, इसको पढ़ो ना। इसके लिए फिर ये, क्योंकि ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं ये आप ऐसे ही नहीं इनको डायग्नोज कर सकते। इसके लिए भी आपको कोई क्वेश्चनियर चाहिए होते हैं। ये सारे मेंटल जी हेल्थ से रिलेटेड हैं, साइकोलॉजिकल हैं। तो उसके लिए आपको जी सर। क्वेश्चनियर चाहिए होते हैं। तो उसके लिए एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया बुलिमिया, इस तरह के जो है ना वो टर्म्स यूज होती हैं ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग के लिए। ठीक है। तो जी जी कुछ सर। लोग जो हैं वो जो कम खाते हैं उनको एनोरेक्सिया नर्वोसा है, वो कहते हैं कि हमारी फिटनेस ख़राब ना हो जाए। वो जो ज़्यादा जी खाते सर। हैं, ओवर ईटिंग, बुलिमिया। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको डायग्नोज करने के लिए आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर अवेलेबल हैं इंटरनेट पे बहुत सारे। ठीक है। तो उनमें जी के सर। आप जी सर। रेफरेंसेस दे के उनको आप यूज़ कर सकते होते हैं, जो जी सर। साइकेट्रिस्ट ने बनाए हुए हैं। तो जी इसको सर। अच्छे तरीके से पढ़ो। फिर उसका इफेक्ट किस पे देखना चाह रही हो? सर मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे। मेंटल मेंटल हेल्थ में फिर क्या आप देखोगी? मेंटल हेल्थ तो बहुत सारी सर मैं चीज़ें हैं ना उसमें फिर। सर मेंटली ये कि वो डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाते हैं सर, उनको यही हो जाता है कि हमारा वेट ज्यादा हो जाएगा, फिर इसके लिए वही वो ना, सर वो हार्ड एक्सरसाइज। डिस्टरबेंस जो है उसके लिए प्रॉपर वर्ड्स जी यूज सर। होते हैं ना, और उस उन कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए अगेन कोई क्वेश्चनियर हैं और कोई जो है ना वो टूल्स हैं। ठीक है। उसमें आप जी किसको करोगे? उनकी कोई स्ट्रेस हो जाता है, डिस्ट्रेस होता है। ठीक है, किस पे होगा ये एग्जैक्टली आप देखो कि ज़्यादातर लोग डिस्ट्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, या जी उनको जी स्ट्रेसेस सर। होती हैं, तो वो कैसे डायग्नोज होंगी? सर इस तरह के क्वेश्चन करके। हम्म, इसको सर चेक करो ना। क्वेश्चन करके। नहीं, वो जी क्वेश्चन सर। करके, लेकिन उन मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। वो क्वेश्चनियर फिर जी सर। स्टैंडर्ड होते हैं। आप ऐसे लोगों से अगर पूछें कि आपको स्ट्रेस है, तो उन्हें नहीं पता होगा। आपसे पूछूं आपको स्ट्रेस है, कैसे आप बता जी सकते हैं? और अगर आप कहें कि है, तो हम कैसे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टर्म है ना, तो हम कैसे फाइंड आउट जी करें सर। कि एक वो पर्सन जो कह रहा है नहीं है और जो कह रहा है उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस भी है या नहीं है? पता चले कि जिसको स्ट्रेस है वो कह रहा है कि मुझे नहीं है, और जिसको है
जिसको नहीं है वो कह रहा हो मुझे है, बिकॉज इट इज़ सब्जेक्टिव, हर एक के लिए स्ट्रेस के मीनिंग डिफरेंट है। वी हैव टू मेक इट वर्केबल, हमने इसको चेंज करना है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने इनको वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। हम लेटर ऑन इसको पढ़ेंगे, तो हमें मेजरेबल बनाना है इन चीज़ों को, ठीक है। जी तो सर। सारी चीज़ें मेजरेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ इटसेल्फ इज़ नथिंग, मेंटल हेल्थ हैज़ वेरियस वेरिएबल्स। हमने उन वेरिएबल्स को देखना है कि वो उनकी मेमोरी पे कोई इफ़ेक्ट हो रहा है, उनको जिसको हम अल्जाइमर टाइप की डिजीज़ेज और इस तरह की कहते हैं, ठीक है। ये उनको कोई जी डिप्रेशन सर। हो रहा है, लो फील कर रहे हैं, वो हाई फील कर रहे हैं, एनजाइटी है, या फिर जो है वो जी उनको कोई स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जी जो सर। हैं उनको आप देखो कि एग्जैक्टली कौन सा पैरामीटर आपके केस में यूज़फुल होगा इनमें से, ठीक है। फिर वही जी वाला सर। क्वेश्चनियर स्टैंडर्ड आप डाउनलोड करें और उसको यूज़ करने बजाय इसके कि आप, क्योंकि आप स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर मेंटल हेल्थ के लिए नहीं बना सकते, क्योंकि इशू जी ये सर। है कि आप साइकेट्रिस्ट नहीं हैं, ठीक है। तो जी ऑलरेडी साइकेट्रिस्ट ने बना के, साइकोलॉजिस्ट ने बना के रखे हुए हैं, हम उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। जी सर। चलें। थैंक यू सर। और कोई? सबके हो गए, कोई ऐसा नहीं रहा जिसके। और ये 24 हैं, आप थोड़ी देर पहले आप 30 थे, तो बाकी जो 6 लोग हैं उनको बता दो कि मैंने अटेंडेंस लेनी है अभी। जी यार, आपने अटेंडेंस ली तो नहीं है? नो सर। हाँ, तो अटेंडेंस में फिर ये 24 ही आएंगे। आप लोगों ओके सर। को सबको ज्वाइन करना चाहिए ना। सर मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ कि इस क्लास की अटेंडेंस काउंट होगी। और गूगल क्लासरूम भी जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया हुआ उनको बता दें कि वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि यही मटेरियल जो क्लास रिकॉर्ड होती है ये मैं उधर जो है वो ऐड करूँगा। ऑलरेडी एडेड भी है, ओके सर। मटेरियल भी वहाँ पे पड़ा है, ठीक है। तो अब मैं इसको जो है वो इसके साथ कंक्लूड करता हूँ कि अब आप लोगों ने ये करना है, नेक्स्ट में हमने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फार्मूलेशन के लिए हमने क्या करना है कि स्क्रीन अब नज़र आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, हमने कहा था कि रिसर्च की 3 मेजर फेजेस हैं। द फर्स्ट फेज वाज डिसाइडिंग व्हाट टू रिसर्च, and the second phase is planning a research study. Third phase is conducting a research study actually. So we are still in deciding what to research. We have formulated research problem, but we have to formulate objectives also. हमने इसी research problem के साथ objectives formulate करने हैं, वो इसी phase का part है। उसके बाद हमने रिसर्च जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें बताते हैं कि हम कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, क्या तरीका यूज़ करेंगे, सैम्पल्स कौन होंगे, कैसे हम प्रपोजल लिखेंगे, ये नेक्स्ट फेज में आएगा। सो वी हैव टू गो टूवर्ड, हमने ये देखा था कि रिसर्च प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, ये हमने सारी चीज़ें देख ली थी। फिर आपने क्या क्या कंसिडर करना है रिसर्च प्रॉब्लम फार्मूलेट करने में, आपने देखना है इंटरेस्ट, मैग्नीट्यूड देखना है, वो काम मैनेजेबल है टाइम और रिसोर्सेज के हिसाब से, उसके जो कैसे आप मेजर करेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वेरिएबल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम लेटर ऑन भी इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर आपकी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज से रिलेटेड होना चाहिए, आपके बैकग्राउंड नॉलेज से रिलेटेड होना चाहिए, फिर आपको उसका डाटा भी अवेलेबल होना चाहिए, उसमें एथिकल इश्यूज ना हो कोई। तो हमने कहा था कि हम रिसर्च जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। फर्स्ट वी सिलेक्ट अ ब्रॉडर एरिया, देन वी डायसेक्ट दैट एरिया, हम उसको स्मॉलर, फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन हैज सिलेक्टेड डायबिटीज़, तो फिर उसके अंदर बहुत सारे डायबिटीज़ में इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इट कुड बी प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़, इट कुड बी काजेज ऑफ डायबिटीज़, इट कुड बी the treatment of diabetes, it could be secondary effects of diabetes, फिर उनके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम इस तरह से एरियाज को डायसेक्ट करते हुए स्मॉलर एरिया के अंदर चले जाते हैं। सो वी फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग आउट ऑफ दोज एरियाज एंड देन वी डेवलप अ रिसर्च क्वेश्चन, जैसे आप लोगों ने किया है। देन
we have to formulate objectives. So in order to formulate objectives, we have to see we have to write a synopsis. हमें पता है कि हमने synopsis एक लिखना है. Synopsis क्या है? Is a proposal. It is a framework. It is we can say we are going to propose what we have to do. तो हमने फर्स्ट जब भी काम करना, फिजिबिलिटी है, हमने देखना है कि ये जो हमारा काम है ये कैसे फिजिबल है, ये कैसे प्रीवियस नॉलेज में ऐड कर रहा है. तो जो सिनॉप्सिस है उसके मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है ऑलरेडी. आप Yes, sir. लोगों ने Template. टेम्पलेट देखा हुआ होगा. मैं उसको दोबारा से ओपन करता हूँ और हम डिस्कस कर लेते हैं. ये अब आपको नज़र आ रहा है टेम्पलेट? Yes, sir. So in this template, the first page is title page. So you have to write here you have to write MSc degree in zoology. आपने इसका फॉर्मेट सेम रहने देना है. इसमें कोई वर्ड का फॉर्मेट आपने चेंज नहीं करना. ना वर्ड टाइप चेंज करनी है, ना वर्ड साइज चेंज करना है, ना ही स्पेसिंग. किसी चीज़ को आपने नहीं चेंज करना. इसी के अंदर आपने डेवलप करना है. तो ये आपके लिए इजी है. अदरवाइज स्टूडेंट यही करते थे, खुद बनाते थे. सो यू हैव टू राइट हियर टाइटल. आप देख रहे हैं इसको कैपिटल में है तो कंप्लीट आप कैपिटल में ही इसको लिखेंगे. देन यू हैव टू राइट स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ इनिशिएशन एंड Excuse me, sir. ड्यूरेशन. जी सर अब इस जो आपने ये दिखा रहे हैं हमें एग्जांपल के तौर पर, इसमें जो डेट ऑफ एडमिशन है ये तो गलत है. मतलब हम अभी जो फॉल 20 के अभी हम पढ़ रहे हैं रिसर्च, हम लोगों का एडमिशन तो 2019 में हुआ हुआ है. तो तो आप मतलब हम उसको लोग अपना अभी की चेंज डेट करेंगे ना. इसको जाहिर क्या है करें? आपकी अपनी डेट है ना, ये तो किसी और का है ना. ओके सर. ठीक है. इट इज़ अ ओके टेम्पलेट. सर. इसका मतलब ये इस तरह से तो ये टाइटल भी आपका नहीं है ना. ठीक है. यस सर. तो यस आप सर. अपना अपने एरिड नंबर, अपना नाम, ज़ाहिर है अपना डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ इनिशिएशन इज़ सेम एज डेट ऑफ एडमिशन. ठीक है. और प्रोबेबल ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन 6 मंथ्स ही है. ठीक है. देन वी हैव सुपरवाइजरी कमेटी. हमारे एमफिल और पीएचडी में यहाँ पे मेंबर्स भी होते हैं, लेकिन इस केस में यहाँ पे जो है वो सुपरवाइज़र है एंड देन कोर्स टीचर. ठीक है. और कोर्स इंचार्ज आप कर दें. देन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट. the first thing that we see in a synopsis or in any. हमने देखा था कि रिसर्च पेपर में भी पहली चीज़ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है. हमने यस. देखा था रिव्यू ऑफ जो रिव्यू पेपर है उनके अंदर भी पहली चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है. थीसिस के अंदर भी पहली चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है. सो एब्स्ट्रैक्ट इज समरी. सो वी कैन नॉट राइट इट फर्स्ट. समरी करने के लिए हमें यही होगा कि पूरा जब सिनॉप्सिस बन जाए तो उसके बाद ही हम समरी लिख सकते हैं. सो वी विल कीप इट. हम इस हेडिंग को एज सच रखेंगे. आप ये देख लें कि टाइटल पेज इज सेपरेट और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट शुरू होता है. ठीक है. एंड देन इज इंट्रोडक्शन. जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है वहीं पे इंट्रोडक्शन शुरू होना है. इसका मतलब है ये बैक टू बैक हैं सारी हेडिंग्स जो हैं. जहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है वहाँ पे अगली हेडिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर. जहाँ पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर खत्म हो रहा है वहाँ पे मटेरियल्स एंड मेथड्स. तो इनके लिए सेपरेट पेजेस आपने नहीं करने, आपने इनको कंटिन्यूसली लिखना है. सो एब्स्ट्रैक्ट जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ से हमने इंट्रोडक्शन लिखना है. नाउ वी कैन राइट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या है? इट इज़ एक्चुअली इंट्रोडक्शन ऑफ योर रिसर्च. आप ये काम कर रहे हैं, इसमें प्रीवियसली क्या काम हुआ है. जी कायनात. सर जो वेरिएबल्स होंगे उनके बारे में, उनके बारे में जो आप काम ये मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ. मैं आपको ना इसको डिटेल में मैं आपको ना लेटर ऑन बताऊंगा. ठीक है. अभी सिर्फ हम इसको देखने जा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन लिखते होता क्या है. मीन हम क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स आप कहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन जो है ओके उसके सर. 3-4 पार्ट्स हैं. एक बैकग्राउंड होता है 3-4 लाइंस में शुरू में.
एक्चुअली वी कैन से इंट्रोडक्शन इज अ फनल लाइक। फनल मीन, फनल आपने देखा हुआ है, ऊपर ब्रॉडर एरिया होता है, नीचे नैरो पाइप होता है। तो इसका मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन में आप फर्स्ट जनरल चीज़ें लिखते हैं और उसके बाद आप स्पेसिफिक होते जाते हैं अपनी रिसर्च की तरफ। तो उसमें इंट्रोडक्शन होता यहाँ पे प्लेस है, हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट अभी हम नहीं लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट पे प्लेस होता है। और ये जो फनल है वो आप इसको सीधा ही रखें कि ब्रॉडर एरिया ऊपर, जनरल चीज़ें ऊपर लिखेंगे और स्पेसिफिक नीचे लिखेंगे, लेकिन इसको लिखना आप नीचे से शुरू करते हैं। आप लिखना आखिरी जो इसका हेडिंग होता है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स, तो आप ऑब्जेक्टिव से इसको लिखना शुरू करते हैं। सो वी हैव टू राइट ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट। आपने अब अपने वो टाइटल पेज बनाना है, उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने शुरू करने हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब हमने देख लिया कि साइनॉप्सिस की जो हेडिंग्स हैं वो क्या क्या हैं, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट, देन इज इंट्रोडक्शन, then is review of literature। review of literature is the previous knowledge जो हमने पढ़ के पेपर्स को, बुक्स को हमने यहाँ पे लिखना है। then materials and methods, वो अभी हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमने अभी डिज़ाइन ही नहीं किया, हमने डिसाइड नहीं किया कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। then we have literature cited। literature cited is the literature that we studied and then we give references here, हम उनके full references यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की पहले बात करें तो इसमें जो लास्ट हमारी हेडिंग है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो हमने ये आउटकम, आई डोंट एग्री विद दिस कि यहाँ पे ये आउटकम की जो है वो हेडिंग्स होनी चाहिए। सो इट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑल द टाइम। सो ऑब्जेक्टिव्स में आपने ये करना है कि ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कैसे। So there are two main types of two types of objectives। Objectives क्या हैं? We have to define them। These are the goals of our research study, ठीक है। उसके जो गोल्स होंगे, जो हम अचीव करना चाह रहे होंगे उस स्टडी के थ्रू, जो हम उसमें एक्चुअली करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव। सो देयर आर two types of objective, main objective and sub objective। So main objective is the objective that is representing your title। आपके टाइटल के अंदर जितनी चीज़ें हैं they are called as your main objective। For example, if a person is working on prevalence and causes of diabetes in population, in human population of Rawalpindi and Islamabad, so it would be main objective। आपने इसके साथ सिर्फ to determine, to investigate, ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमेशा यही वर्ड्स होते हैं, to determine, to investigate, to work out, to find out। So if you write it like to investigate, to determine prevalence of diabetes and causes of uh, uh, prevalence and causes of diabetes in population of Rawalpindi and Islamabad, this would be the main objective। Then we can split this objective into two objectives। For example, if we split it in like to find out prevalence of diabetes in population of Rawalpindi, then it is sub-objective again, and a sub-objective is to find out causes of diabetes in human population of Rawalpindi, so it would be sub-objective। So we write sub-objective as a numbers। हम मेन ऑब्जेक्टिव को नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिखते, हम सब ऑब्जेक्टिव्स को नंबर दे के इसको लिख सकते हैं। अगर आपका एक ही ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल आपका टाइटल ये था टू प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इन पॉपुलेशन ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, देन वी डोंट नीड एनी बुलेट्स और नंबर्स, हम इसको एज अ मेन ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे। फिर इस मेन ऑब्जेक्टिव को हम स्मॉलर में क्लासीफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टू फाइंड आउट प्रेवलेंस ऑफ diabetes in children, in adolescent, in adult, they could be sub objective। तो ऑब्जेक्टिव जो है दे कुड बी मेन ऑब्जेक्टिव, दे कुड बी सब ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इन मेन और सब ऑब्जेक्टिव के अलावा भी एक ऑब्जेक्टिव होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव, दैट आर कॉल्ड एज रैशनल ऑफ द स्टडी और पर्पस ऑफ स्टडी।
that is actually not direct part of study that we are doing. For example, if we find prevalence, if we find causes or risk factor of a disease, what would be the benefit? इसका benefit क्या होगा benefit? सर ट्रीटमेंट में हेल्प हो सकती है, कैसे? प्रिवेंशन में भी हो सकती है। कैसे? तो लाइक अगर हम किसी डिजीज की कॉजेज को स्टडी करें तो हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि ये कॉजेज हैं इस डिजीज की, तो अगर हम उसको इग्नोर करें, मतलब उसको अवॉइड करें, तो ये डिजीज, इसके चांसेस हम कम कर सकते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे कर सकते हैं, हम गाइडलाइन डेवलप कर सकते हैं ना, हम लोगों को बता सकते हैं, हम जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन, उनको बता सकते हैं कि हमें इस डिज़ीज़ के लिए ये जो कैपिटल है और जो फैसिलिटीज़ हैं वो रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ओके सर। ये हम एक्चुअली नहीं कर रहे। सो वी कैन से जनरली इट वुड हेल्प इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ दैट डिजीज़, ऐसे ही है ना, प्रिवेंशन। यस सर। बट वी आर नॉट डूइंग दिस इन दिस स्टडी, हम ये सारी चीज़ें स्टडी के अंदर नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। हम यस सर। प्रिवेंशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हम इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हम इसके मैनेजमेंट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, वो हम सारा कुछ नहीं कर रहे, बट दैट वुड बी बेनिफिटेड, वो हमें वो चीज़ें हमें मिलेंगी जब हम ये स्टडी जो है वो कर लेंगे। सो दैट पर्पस इज कॉल्ड एज रैशनल, इसको रैशनल कहते हैं। ठीक है, तो ये हम कहाँ पे लिखेंगे? ये हम लिखेंगे इन इंट्रोडक्शन फॉर एग्जांपल वी हैव दिस टेम्पलेट। तो इसमें जो है वो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखे। ठीक है, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव से ऊपर ऑब्जेक्टिव तो हमने लिख दिए टू डिटरमिन फॉर एग्जांपल द प्रेवलेंस एंड कॉजेज ऑफ डायबिटीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। तो हमने इसके ऊपर एक पैराग्राफ डेवलप करना है, व्हाई वी डिड दिस स्टडी, व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ दिस स्टडी। ठीक है, व्हाट हैज स्टिमुलेटेड अस to initiate this study, to design this study, that is called as rationale or purpose of this study। ठीक है, वो एक्चुअली सर ये हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की हेडिंग के अंदर ही लिखना होगा? ये आप ज़रूरी नहीं है कि ये हेडिंग्स दें, these headings are just for guidance। ठीक है, ओके आप सर। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज एक्चुअली सेम थिंग कि आपने क्यों ये स्टडी, वो है क्या, इशू क्या है जिसकी वजह से आपने ये स्टडी जो है वो डिज़ाइन किया। प्रॉब्लम इज एक्चुअली योर टाइटल। ठीक है, तो सही आप सर। अपने टॉपिक को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि वो क्या है। ठीक है, इसमें आप हाइपोथेसिस भी ओके लिख सर। सकते हैं, लाइक यहाँ पे हाइपोथेसिस लिखा हुआ है, तो आप इसके अंदर हाइपोथेसिस आपने नंबर दे के नहीं करना, ना ही आपने लिखना है कि ये, आप लिख सकते हैं वी आर हाइपोथेसाइज्ड या इट इज़ हाइपोथेसाइज्ड दैट। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। कोई अगर आप रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, आपका कोई हाइपोथेसिस है बैकग्राउंड नॉलेज की वजह से, तो उसको आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि स्टडी की जो एसेंस है वो क्या है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो दी वी कैन से रैशनल इज ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव, ये ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, दैट वी आर नॉट डूइंग इन दिस रिसर्च बट दे would be achieved if we complete this research। ठीक है, ओके सर। तो like problem or the research topic, we have three types of objective. They could be descriptive, they could be correlational, they could be a hypothesis। So if we only describe a problem, then it is called a descriptive. We are not developing any relationship, we don't have any hypothesis। For example, if we are going to find out just prevalence and causes of
hepatitis C in population of Rawalpindi and Islamabad. So we are not developing any relationship. We have not given any hypothesis. हम सिर्फ describe कर रहे हैं. If we have a relationship, for example, effect of sleep duration on mental health in population of Rawalpindi and Islamabad. So it would be called as correlational. We are getting a correlation between sleep duration and mental health. So that would be correlational. And if we know that sleep duration affects the mental health badly, then we have a hypothesis. Sleep duration could benefit it or could harm it. If we know it and we describe it like this, then it would be an objective that has hypothesis. So a descriptive hypothesis would be clear, would be descriptive objective would be clear, would be complete, would be specific. For example, आप लोगों की जो titles हैं उसमें अगर हम to determine, to investigate, to find out अगर हम add कर दें जो topic है exactly, तो that would be in most of the cases it is descriptive type of objectives. हमने आपके जो रिसर्च टाइटल्स हैं उनको हमने कंप्लीट किया है. हमने कहा कि उसके अंदर आपको जो आप काम कर रहे हैं उसको भी डिस्क्राइब करना है, अपने पॉपुलेशन को भी डिस्क्राइब करना है, अपने एरिया को भी डिस्क्राइब करना है, और ये आपको बता देता है कि आपका मेथड क्या होगा. ठीक है. सो दी ऑब्जेक्टिव्स शुड बी क्लियर, कंप्लीट एंड स्पेसिफिक, बट दे आर नॉट शोइंग एनी कोरिलेशन. कोरिलेशन हमें पता है ना, किसको पता है कोरिलेशन क्या होती है? यस सर, दो चीजों को जब हम रिलेट कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं कोरिलेशनल. दो चीज़ों को या दो वेरिएबल्स को? दो वेरिएबल्स को. दो वेरिएबल्स को. ठीक है. तो दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव. हमें पता है नेगेटिव. कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. नेगेटिव. ठीक है. तो हमने स्टैटिस्टिक्स में शायद पढ़ा होगा, दैट इज डिटरमिन थ्रू अ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज आर. ठीक है. सो वी विल गो इन डिटेल्स व्हेन विल डू डाटा एनालिसिस. तो कोरिलेशन जो है, it is a relationship of two variables. If our title or our objectives, they are not telling correlation of two variables, then if they are clear, they are complete, they are specific, then they are descriptive type of objectives. If we bring correlation between two variable, at least two variable, then this and the objective is clear, it is complete, it is specific, then it becomes correlational. For example, if we have effect of sleep duration on mental health in human population of Rawalpindi and Islamabad. So we have correlation here, between sleep duration and the mental health, and we have complete because we have described the population, area, and everything. So this objective, it has four properties. It is clear, complete, specific, and it has a correlation. And if we describe it like to find out, for example, to find out the travel the to find out the again, it could be relationship. If we have positive relationship, for example, we can say the quantity of medicine required to cure our disease. For example, we have a hypothesis that this medicine may improve the health condition, a health condition. So that would be a hypothesis. Hypothesis कुछ भी हो सकता है. Like अगर हमें for example पता है कि स्लीप ड्यूरेशन जो है उसका इफेक्ट है मेंटल हेल्थ पे, और हम कहते हैं कि हाउ मच स्लीप ड्यूरेशन इज अफेक्टिंग हाउ मच मेंटल हेल्थ. Now we know that sleep duration is affecting actually mental health. So that objective would be a hypothetical objective. तो हम इसको जो है वो लेटर ऑन मज़ीद जो है वो
करेंगे, डिस्कस करेंगे। और सबके जब अब आप लोगों ने करना ये है, 10 minutes are remaining, so you have to make your objectives and you have to send it on WhatsApp group। तो हम इसको लेटर ऑन जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। आप इसी तरह से अपने ये जो साइनॉप्सिस के टेम्पलेट्स हैं इनको आप डाउनलोड करें, इनको अपने डाटा के मुताबिक अमेंड करें जो आपका पर्सनल उसमें इंफॉर्मेशन है फर्स्ट टाइटल पे, और उसके बाद आप इंट्रोडक्शन के नीचे से ऑब्जेक्टिव लिखने की कोशिश करें। वो मेन ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, और इसके अलावा आपने कोई रैशनल रीजनिंग कि आप ये स्टडी क्यों करने जा रहे हैं वो करें। फिर हम डिस्कस करेंगे कि किसके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव हैं, कौन से कोरिलेशनल हैं, कौन से हाइपोथेटिकल हैं, सो दैट वुड मेक दी सेंस क्लियर। तो हम ये सारे ज़ाहिर है मैन मेड है ना, तो दीज कैटेगरीज दे कैन ओवरलैप इवन, तो हम लेटर ऑन इनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स को मेजरेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद पेस थोड़ी सी ओके सर। स्पीडी हो जाएगी। आप लोग कोशिश करें कि अभी भी 29 है, आप लोग सारी क्लास नहीं है, तो इनको कहें कि अटेंडेंस जो है वो आपकी मार्क नहीं होगी अगर आप लोग नहीं होंगे। तो अब पहले 30 थे, अब 29 है। यस सर। टोटल आपकी स्ट्रेंथ 38 है। यस सर। हाँ, तो सर बाकी कुछ जो स्टूडेंट्स इवनिंग में लेंगे, उनकी तरफ फ्लाइट का इशू था, मैंने बताया। जिन लोगों का मैंने इशू इनको हो कहा है कि अपने नाम के वो आगे एम मेंशन करें। वो वेल एंड टाइम जो है वो बताएं। ऐसे नहीं हो सकता कि मुझे कैसे पता चल सकता है कि वो मॉर्निंग में नहीं थे, इवनिंग में थे। और जिन लोगों का कोई जेन्युइन इशू है कि वो नहीं अटेंड करते क्लास, उनको कहें कि वो एप्लीकेशन लिख के दें कि क्यों वो क्लास नहीं अटेंड करते। ओके सर। अदरवाइज गूगल क्लासरूम पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो फिर ये सारा कोर्स इंटरेक्टिव है, इसमें होगा ही कि एट द एंड आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और आपके मार्क्स रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ओके दूसरा सर। आपने ये सर करना कुछ है, एक स्टूडेंट्स जो इवनिंग में ले रहे हैं। जो यस सर। इवनिंग में ले रहे हैं, इवनिंग वाले भी पूरे नहीं होते। सर ठीक है, तो मैंने मुझे नहीं पता चल सकता कि वो सर इवनिंग मैंने के इनको कहा है कि अपने नेम के आगे एम मेंशन कर दें। आप लोगों की वजह से मैं इवनिंग की क्लास अलग से लेता हूँ, अदरवाइज हम कंबाइन कर सकते हैं ना। तो मैं सिर्फ इस वजह से इवनिंग की क्लास इसलिए नहीं यस सर। लेता कि मॉर्निंग के लोग भी इवनिंग में क्लास लें। आप लोग अपने टाइम पे क्लास लिया करें। ठीक है, ओके सर। उनको बता दें कि अगर अपने टाइम पे नहीं देंगे क्लास तो फिर आपकी क्लास नहीं, आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। इवनिंग वालों का ओके तो सर। इशू हो सकता है कि वो मॉर्निंग में क्लास नहीं ले सकते क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, लेकिन आप लोगों का तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और ये क्लास सर कोई मॉर्निंग के शॉर्ट, 2-3 स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, वो इवनिंग में लेते जिनका कोई जेन्युइन इशू है ना वो भी मुझे एप्लीकेशन लिख के ना इस पे व्हाट्सएप करें। हैं। ओके सर। ठीक है, मुझे पता तो हो कि आप लोग किधर हो। दूसरा ये कि आप लोगों ने ये ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं और अपनी रिसर्च टाइटल से रिलेटेड आपने 5-5 जो पेपर हैं रिसर्च पेपर वो डाउनलोड करने हैं, उनको पढ़ना है और उनके एक ओके सर। वर्ड फाइल पे आपने उन पेपर्स के टाइटल्स लिख के मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें कि आप लोगों ने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा। ठीक है, तो ये सब के सही है लिए सर। कंपलसरी है, ऐसे नहीं है कि ये आपकी, आपको पता है कि आपकी एक 2 मार्क्स की असाइनमेंट भी है, तो उसमें से आपके मार्क्स डिडक्ट हो यस सर। जाएंगे अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो। ठीक है, ओके सर। चलें ठीक है। सर कब तक सबमिट करें? ये आप लोग इस वीक में करें ना, नेक्स्ट वीक में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। कोशिश करें कि कल तक बना लें, कल की जो प्रैक्टिकल क्लास होगी उसमें हम डिस्कस कर लें। जी, आप जो रिसर्च पेपर पढ़ेंगे उनके टाइटल मुझे भेजने हैं ताकि हम फिर डिस्कस कर सकें कि आपने जस्ट डाउनलोड। ठीक है, ओके सर, हम सेंड कर देंगे वर्ड फाइल में। ओके। तो अब ऑब्जेक्टिव आप कोशिश करें कल तक करें, ठीक इसमें है सर। कोई भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है। ओके सर, हम पूरी कोशिश ओके, करेंगे हो जाए, और ठीक है, कुछ बात आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।